1 जून 2009 को एयर फ्रांस फ्लाइट 447, जो एक एयरबस A330 था, रियो डी जनेरियो से पेरिस के लिए अपनी रोज की यात्रा पर निकला। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें किसी भी प्रकार की असामान्यता की उम्मीद नहीं थी। इस फ्लाइट में 228 लोग सवार थे, जिसमें यात्री और चालक दल शामिल थे। सभी यात्री अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने की उम्मीद कर रहे थे। उम्मीद थी कि ये उड़ान बिल्कुल सामान्य होगी। मौसम भी साफ था और उड़ान के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी की संभावना नहीं थी। एयरबस A330, जो एक आधुनिक और भरोसेमंद विमान था, को अनुभवी पायलटों द्वारा उड़ाया जा रहा था। इस विमान में नवीनतम तकनीक और सुरक्षा उपकरण लगे हुए थे। 11,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने वाले अनुभवी कैप्टन मार्क डुबोइस इस विमान को उड़ा रहे थे। उनके साथ 2 सह पायलट भी थे, जो भी काफी अनुभवी थे। जैसे ही फ्लाइट 447 अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजरा, यह कई गरज के साथ तूफानों का सामना किया। ये तूफान अचानक आए और विमान को हिलाकर रख दिया। ये तूफान, जो इस क्षेत्र में आम थे, असामान्य या ज्यादा खतरनाक नहीं माने जाते थे। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। फ्लाइट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बनाए रखा और अपनी स्थिति और ऊंचाई के बारे में लगातार जानकारी देते रहे। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे कि विमान सुरक्षित रहे। उड़ान के लगभग 4 घंटे बाद एक बड़ा हादसा हो गया। विमान अचानक से नियंत्रण खो बैठा और ऊंचाई में तेजी से गिरावट आई। फ्लाइट 447 से अचानक संपर्क टूट गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि विमान के साथ क्या हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर संपर्क स्थापित करने में असमर्थ थे और उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वे तुरंत आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने लगे। जीवित बचे लोगों को खोजने और लापता विमान के रहस्य को सुलझाने के लिए तुरंत एक बड़े खोज और बचाव अभियान की शुरुआत की गई। समुद्र में खोजबीन शुरू हो गई। फ्लाइट 447 के गायब होने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। हर कोई इस घटना के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जहाज में सवार लोगों के परिवार और दोस्त समय बीतने के साथ साथ बेचैनी और अनिश्चितता से जूझते रहे और उम्मीद की एक किरण से चिपके रहे। वे हर पल किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। उड्डयन जगत एक आधुनिक विमान के अचानक गायब हो जाने से स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था मानो यह विमान बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। विशेषज्ञ इस घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गए। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के लापता होने से एक अंतरराष्ट्रीय संकट पैदा हो गया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और मीडिया में हंगामा मच गया। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में जुट गया। दुनिया ने देखा कि कई देशों की खोज और बचाव टीमें विमान के आखिरी झांक स्थान पर उतर रही हैं, हर संभव प्रयास कर रही हैं। अटलांटिक महासागर की विशालता और किसी भी संकट सिग्नल की कमी ने एक भयावह चुनौती पेश की। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां खोज करना बेहद कठिन था। रहस्य को और बढ़ाते हुए विमान से कोई मेडे कॉल प्राप्त नहीं हुई थी। यह और भी चिंताजनक था। संचार बंद होने से पहले किसी भी समस्या का कोई संकेत न मिलना घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। यह एक अनसुलझी पहेली बन गई थी। विशेषज्ञों ने कई कारणों पर अनुमान लगाया, जिसमें एक भयावह यांत्रिक विफलता से लेकर अचानक मौसम की घटना तक शामिल था। लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था। लेकिन ठोस सबूत मायावी रहे। खोजी दलों को कोई निर्णायक सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उम्मीदें कम होती गईं, परिवारों की चिंता बढ़ती गई। विशाल खोज क्षेत्र और समुद्र की गहराई से बाधित खोज प्रयासों को बहुत कम सफलता मिली। यह एक कठिन और थकाऊ प्रक्रिया थी। जवाबों के लिए बेचैनी भरी प्रतीक्षा ने उन परिवारों के दुख और हताशा को और बढ़ा दिया, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया था। यह एक असहनीय पीड़ा थी। फ्लाइट 447 का रहस्य उड्डयन की क्षमा न करने वाली प्रकृति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है।
यह एक स्थायी निशान छोड़ गया। इस घटना ने दुनिया को आकर्षित किया, उड्डयन सुरक्षा के महत्व और त्रासदी का सामना करने पर जवाबों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह एक ऐसा सबक था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 के लिए शुरुआती खोज और बचाव प्रयासों को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसा मिशन था जो समय के साथ और भी जटिल होता गया। अटलांटिक महासागर की विशालता, विमान के आखिरी पलों में हुई अनिश्चितता के साथ मिलकर एक ऐसा खोज क्षेत्र बना जो हजारों वर्ग मील में फैला हुआ था। यह क्षेत्र इतना बड़ा था कि इसे कवर करना लगभग असंभव लग रहा था। ब्राजीलियाई और फ्रांसीसी अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों की सहायता से समय के विरुद्ध एक हताश दौड़ में विमान, जहाज और पानी के नीचे के वाहनों को तैनात किया। यह एक वैश्विक प्रयास था जिसमें कई देशों ने अपने संसाधन और विशेषज्ञता प्रदान की। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शुरुआती खोज को बहुत कम सफलता मिली। खोजी दलों को निराशा का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। मलबे के मैदान, जिन्हें शुरू में विमान का माना जा रहा था, असंबंधित साबित हुए। यह एक और झटका था जो खोजी दलों की उम्मीदों को कमजोर कर रहा था। एक निश्चित दुर्घटना स्थल की कमी ने जांच को बाधित किया, जिससे अधिकारी और परिवार अधर में लटके रहे। यह अनिश्चितता सभी के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से थकाऊ थी। खोजी दल परिवारों को राहत दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। असफलताओं के बावजूद डटे रहे। वे जानते थे कि हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें धुंधली हो रही थीं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, बचाव से ध्यान हटाकर रिकवरी पर केंद्रित किया जाने लगा। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन आवश्यक था। खोजी दल, जो अब विशेष गहरे समुद्र अन्वेषण जहाजों से जुड़ गए थे, ने विमान के मलबे का पता लगाने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। यह एक नई चुनौती थी, लेकिन वे इसके लिए तैयार थे। दुर्घटना के कारण को समझने के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले ब्लैक बॉक्स की खोज सर्वोपरि हो गई। यह एकमात्र तरीका था जिससे वे इस त्रासदी के पीछे के कारणों को समझ सकते थे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक सकते थे। एयर फ्रांस फ्लाइट 447 की खोज ने चुनौतीपूर्ण पानी के नीचे के वातावरण में उन्नत तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित किया। विशेष जहाजों से तैनात परिष्कृत सोनार उपकरण का उपयोग निर्दिष्ट खोज क्षेत्र में समुद्र तल का नक्शा बनाने के लिए किया गया था। ये सोनार सिस्टम, जो समुद्र तल की विस्तृत छवियों को उत्पन्न करने में सक्षम थे, मलबे के संभावित स्थान को कम करने में इनवैल्यूएबल साबित हुए। ऐसी उन्नत तकनीक का उपयोग, जबकि महंगा और समय लेने वाला था, ने फ्लाइट 447 के रहस्य को उजागर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। इन तकनीकी चक्की मार्वल्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा अंततः मलबे का पता लगाने और ब्लैक बॉक्स को पुनर्प्राप्त करने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।